हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो लर्नर। अगर आपने अभी तक बायो लर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो विदाउट एनी डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लाइसोसोम को समझेंगे। ये हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 5 है। इससे पहले हमने सेल एज अ सिस्टम कैसे काम करता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले आप उन्हें देख लें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हमने पिछले लेक्चर में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को समझा था, जिसमें अब तक हमने ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को समझा। अब नेक्स्ट लाइसोसोम है। पहले हम एनसीईआरटी को देख लेते हैं एक बार कि उसमें क्या क्या डिस्कस किया है। उसके बाद के एनसीईआरटी में काफ़ी ब्रीफ में दे रखा होगा। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा आगे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो पहले एनसीईआरटी को देख लेते हैं। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जो पैक होके गल्जी कॉम्प्लेक्स एपरेटस से आता है। जब हम लाइसोसोमल रिसाइकल को ध्यान से स्टडी करते हैं, मींस इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके पास सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और इन एंजाइम्स को एक्टिव रहने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है, जो कि एसिडिक पीएच होता है। मतलब लोअर देन 7, मतलब लो पीएच होता है एसिडिक पीएच, जिस पे ये एंजाइम्स एक्टिवली काम कर पाते हैं, ऑप्टिममली काम कर पाते हैं। इन्हीं एंजाइम्स की हेल्प से सेल में वेरियस सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स डाइजेस्ट होते हैं। सो एनसीईआरटी में इतना ही ब्रीफ में, काफ़ी ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। हमें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको और भी ज़्यादा इन डेप्थ जाके डिस्कस करना पड़ेगा। तो अभी हमने एनसीईआरटी में देखा क्या क्या दे रखा है। अब हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखते हैं। तो लाइसोसोम के लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें अब मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ उसे नोट करिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होंगे तो रिवाइज करते जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। ये तो हमने देख ही लिया एनसीईआरटी से। अब इन्हें सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया और नाम किसने दिया उसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। इसको नाम और फर्स्ट टाइम रिपोर्ट क्रिश्चियन डी डेवे ने दिया था और रिपोर्ट भी इन्होंने ही किया था। और एनिमल सेल्स में ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन कुछ प्लांट सेल में देखने को भी मिल जाते हैं। इनके पास हर टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में डिस्कस करते टाइम कि इन्हें एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है, वो एसिडिक पीएच होता है। तो ये सब तो मैं पहले एनसीईआरटी में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लाइसोसोम के ओरिजिन और उनके टाइप्स को देखेंगे। हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स में देखा था कि कैसे ये उनसे अराइज होते हैं, और उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी ये अराइज होते हैं। इनमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है जो कि काफ़ी इनका यूनिक फीचर है। इनकी मॉर्फोलॉजी, कंटेंट जो इनके अंदर होता है और फंक्शन के बेसिस पे ये 4 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम और ऑटोफेजोसोम। तो हम इसका थोड़ा ओरिजिन वाली स्लाइड पे मैं आपको मूव करता हूँ, क्योंकि मैं स्लाइड मूव नहीं कर पाया बताने के चक्कर में। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम को डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं, टर्शियरी लाइसोसोम को रेसिडुअल बॉडीज भी कहते हैं। अब डिटेल में हम इनको देखेंगे कि किसको क्या क्यों कहते हैं। पहले हम प्राइमरी लाइसोसोम को समझते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लाइसोसोम को समझते हैं। इसमें हम वर्जन लाइसोसोम भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूली फॉर्म्ड होता है। इसके एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। इन्हें स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्टोर रहता है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। ये काफ़ी सिंपल है। जब प्राइमरी लाइसोसोम में कुछ मटेरियल एंटर करता है डाइजेस्ट होने के लिए, और मटेरियल जो क्योंकि इसमें एंजाइम एक्टिव रहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम में हमने देखा था कि एंजाइम इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। इनके पास बोथ एंजाइम और मटेरियल जो डाइजेस्ट होने के लिए वो होता है, इसलिए हम इनको डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बोलते हैं। और सेकेंडरी लाइसोसोम भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास बेसिकली इनका काम डाइजेशन का होता है, तो ये काम वो कर लेते हैं। इसके काफ़ी अलग नाम भी हैं, जैसे फैगोफोलिजोम, हेट्रोफेगोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन नाम को याद रखिए। कई बार एग्जामिनर अलग नेम से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। तो फैगोपोलिजोम और हेट्रोफेगोसोम इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं। नेक्स्ट हमारा टर्शियरी लाइसोसोम है, जिसे हम रेसिडुअल बॉडीज भी कहते हैं। ये भी इसके नाम से समझ में आ रहा होगा
थोड़ा थोड़ा जिन मटेरियल्स को सेकेंडरी लाइसोसोम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मतलब जो रेसिड्यू बच जाता है अनडाइजेस्टेड, उनको हम टर्शरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडीज कहते हैं। लेटर ऑन इनका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। अब लास्ट में ऑटोफेगोसोम को डिस्कस करेंगे। ऑटोफेगोसोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभार जब सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर वगैरह डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये उस प्रोसेस को ऑटोफेजी बोलते हैं। ये बेसिकली प्राइमरी लाइसोसोम से ही डराइव होते हैं ऑटोफेगोसोम, लेकिन जो एसिड हाइड्रोलिसिस की हेल्प से जो डाइजेस्ट करते हैं ऑर्गेनेलीज को, इसलिए इन्हें ऑटोफेजोसोम भी कहते हैं। ऑटोफेजी ये करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस की हेल्प से डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोफेजोसोम कहते हैं। तो इनके नाम के पीछे तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा। कई बार ये बर्स्ट होकर डिस्ट्रक्शन करते हैं सेल का, इसलिए इसे सुसाइडल बैग या फिर डिस्पोजल यूनिट्स भी बोलते हैं। सो ये हमने लाइसोसोम के सारे टाइप्स देख लिए। अब हम कुछ फंक्शन और फैक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इंटरसेलुलर डाइजेशन है। इसमें आपको मैं बता ही चुका हूँ, हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि इनका फंक्शन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट। अभी हमने ऑटोफेजी को भी देखा था कि ऑटोफेजी क्या होती है, उस प्रोसेस को समझा था। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन का बहुत मेन और प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंड, ये फॉरेन मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, एक्सेट्रा, उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ सेल्स में जैसे कि ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, उनमें ये लाइसोसोम्स एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये सेल्स बेसिकली बॉडी के डिफेंस के सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, WBC। तो ये इनमें तो लाइसोसोम बैक्टीरिया वायरसेस को डाइजेस्ट करके काफ़ी बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस को भी एनगल्फ कर लेते हैं, मींस डाइजेस्ट कर लेते हैं कम्प्लीटली। तो लाइसोसोम्स को आप सेल डिवीजन का ट्रिगर और इनिशिएटर भी कह सकते हैं, क्योंकि रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो सेल डिवीजन को रोकता है, ये उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। लाइसोसोम के जो डीएनएज एंजाइम जो होते हैं, वो जीन म्यूटेशन करा देते हैं, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर जैसी डिजीज हो सकती है। ल्यूकेमिया बेसिकली ब्लड कैंसर को ही बोलते हैं। इनमें WBC काउंट एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसमें एग और स्पर्म का भी एक खेल है। एग की जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में जो लाइसोसोम के जो होता है, स्पर्म का लाइसोसोम होता है, उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है एग की लिमिटिंग मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में, जिससे स्पर्म फर्टिलाइज कर पाती है उनको। रेसिडुअल बॉडीज जब एक्यूमुलेट होने लग जाएं, तब वो अलग अलग टाइप की स्टोरेज डिजीज को के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। इनमें से दो डिजीज का एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, जिसमें एक है पॉम्पेज डिजीज और दूसरी है पॉलीनेफ्राइटिस हर्लस डिजीज। पॉम्पेज डिजीज को थोड़ा हम समझ लेते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज से रिलेटेड डिजीज है। पॉलीनेफ्राइटिस हर्लस डिजीज जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। इसमें यूजुअली बोन्स डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। सो दैट्स इट, लाइसोसोम हमने फिनिश किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बियरिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and keep supporting as always. Thank you.